नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे, बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में भी लग चुके होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी रिलीज़ हो चुकी है। ना सिर्फ वैकेंसी बल्कि आप में से कई सारे बच्चों ने अब तक तो फॉर्म भी भर दिया होगा, है ना। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसने किसने फॉर्म भर दिया और कौन से हैं जो अब तक लास्ट डेट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कृपया लास्ट डेट का इंतज़ार ना करके जल्द से जल्द फॉर्म को भर दीजिए। जैसा कि आप सभी थंबनेल पर देख पा रहे हैं, यानी कि पाठ्यक्रम की आज हम चर्चा करेंगे, पाठ्यक्रम यूपी पुलिस कांस्टेबल के पाठ्यक्रम की। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं किसी भी युद्ध की, है ना, ये परीक्षा भी हमारे लिए किसी युद्ध से कम नहीं है। और इस युद्ध की तैयारी के लिए हमें ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि सामने वाला दुश्मन कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, कितनी ज़्यादा सेना है उसके पास। और यहाँ पर हर एक कॉम्पिटिटिव बच्चा, है ना, जैसे कि हर एक फॉर्म भरने वाला स्टूडेंट हर एक दूसरे बच्चे की, है ना, दूसरे बच्चे से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, कंपटीशन में है, युद्ध कर रहा है। ये युद्ध ही तो कहेंगे। कई बार आप सब ये सोचते होंगे कि इतना कुछ कठिन नहीं है, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की तो परीक्षा है मैम। अगर आप कंपटीशन लेवल को देखें और जब जैसे ही हमारी फॉर्म डेट क्लोज होगी उसके बाद देखिएगा कि फॉर्म भरने की संख्या कितनी ज़्यादा है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि फॉर्म जितने ज़्यादा भरे जाते हैं उसमें से लगभग 50% बच्चा बिना सीरियस हुए, बिना कुछ सोचे समझे, है ना, तैयारी की तरफ मुड़कर भी ना देखने वाला बच्चा फॉर्म भर देता है ना, बिल्कुल सिर्फ इसलिए सोचकर कि चलो ठीक है एग्ज़ाम दे देंगे, क्या पता भाग्य जाग जाए। ठीक है, तो आप सब भाग्य का इंतज़ार ना करके बल्कि अपनी बेहतर तैयारी में जुट जाइए। और विषयों के बारे में आप सभी बेहतर तरीके से जानते होंगे, यानी कि अगर बात करें तो 4 विषय आने वाले हैं इस परीक्षा में। विषय जरूर 4 हैं लेकिन अंदर बहुत कुछ खास है, यानी कि 4 विषय सिर्फ बोलने में लग रहा है बल्कि सिर्फ और सिर्फ सामान्य ज्ञान के अंदर लगभग 7 से 8 विषयों का समावेश होता है। बात की जाए विषयों की तो सबसे पहला, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं सामान्य ज्ञान, जो कि आपका जीके जीएस हो जाता है ना। सामान्य ज्ञान के बाद आ जाती है आपकी सामान्य हिंदी, है ना, सामान्य हिंदी। और उसके बाद आ जाती है आपकी तर्क शक्ति, जिसको हम रीजनिंग कह देते हैं, है ना। और आ जाती है आपकी गणित। एवरेज लगभग सभी का बराबर ही होता है ना। कुछ प्रश्नों का किसी में 37, 38, 37, 38 लगभग। बात की जाए आपके इस क्लास में, यानी कि मैम जो आपको पढ़ाने वाली हैं, मैं आपको सामान्य हिंदी का विषय पढ़ाने वाली हूँ। सामान्य हिंदी कह सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए हिंदी एक स्कोर बूस्टिंग विषय है। आज से पहले भी अगर आप मैम को जानते होंगे या कभी पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि हिंदी विषय आपके लिए, है ना, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम ठहरे भारतीयों के लिए तो हिंदी विषय की बात ही कुछ और है। हिंदी कोई विषय नहीं बल्कि हमारी भावनात्मकता हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर पाठ्यक्रम क्या है, आखिर हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। युद्ध लड़ने के लिए हमें मुकाबला कैसे करना है सामने वाले किसी दूसरे स्टूडेंट का। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे, जिसमें कि सामान्य ज्ञान के कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, लेकिन हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे सामान्य हिंदी की, यानी कि वो विषय जो आपको कह सकते हैं टॉप लेवल पर लेकर जा सकता है। ठीक है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, यानी कि पश्चिमी हिंदी कौन सी होती है, पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां होती हैं, कुल उपभाषाएं कितनी होती हैं, है ना, सबसे पुरानी प्राचीन भाषा कौन सी है। अगर सामान्यतः देखा जाए तो सबसे प्राचीन भाषा हम कह सकते हैं कि संस्कृत कही जाती है ना। और न सिर्फ संस्कृत बल्कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत 2 अलग अलग भाग हो जाते हैं। संस्कृत के बाद हमारी पाली आ जाती है, जिसको हम बौद्ध धर्म की भाषा कहते हैं। पाली के बाद प्राकृत आ जाती है, जिसको हम जैन धर्म की भाषा कहते हैं। प्राकृत के बाद अपभ्रंश आ जाती है, अवहट्ट आ जाती है, जिसको हम हिंदी के अशुद्ध रूप के नाम से जानते हैं। और उसके बाद क्रम आता है हिंदी का। ठीक है, तो उसके बाद ये, यानी कि कुछ भाषाओं का ज्ञान, उपभाषाओं का ज्ञान, बोलियों का ज्ञान भी होना जरूरी है। उसके बाद आ जाता है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, यानी कि जिसमें आप वर्णमाला पढ़ेंगे, है ना, जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं कि वॉवल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, कुल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी कि आखिर स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन कितने होते हैं, कुल वर्ण कितने होते हैं। आप में से कोई बताएगा कि वर्तमान में कुल वर्णों की संख्या कितनी कर दी गई है, यानी कि कितने वर्ण बढ़ गए हैं या उतने ही हैं। पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहेगा आप सबके आंसर का। तद्भव तत्सम हो जाता है पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि यूँ कहें शब्दावली भाग भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस हिंदी के पाठ्यक्रम में। शब्दावली भाग, जिसको आप अंग्रेजी में वोकैब सेक्शन कहते हैं, है ना।
वोकैबलरी, जैसे कि आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची, समश्रुत भिन्नार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये सभी पूछे जाते हैं, ठीक है। और जब मैम आपको एक एक टॉपिक पढ़ाती जाएंगी तो उसके बाद हम एक एक टॉपिक पूरा करने के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को भी करते जाएंगे, जिससे हमें क्लियर हो कि आखिर हमने अगर एक टॉपिक जैसे कि वर्णमाला पूरा किया है तो वर्णमाला से प्रश्न किस तरह के पूछे गए हैं विगत वर्षों में, या आगे किस तरह के प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना है, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना भी पूछा जाता है, साथ ही साथ शब्दगत अशुद्धि भी आपसे पूछी जाती है ना। कई बार आपको शब्द दिए हुए होते हैं अशुद्ध वाक्य में, जैसे कई बार श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, जबकि वास्तविकता देखा जाए यानी कि अनेकों शब्द तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि अनेक शब्द अपने आप में ही बहुवचन होता है, इसलिए किसी भी वाक्य में अगर आपको अनेकों शब्द दिया गया है तो वो पूर्णतया गलत है, ठीक है। जबकि यहीं पर बात की जाए अहिल्या लिखा होता है कई बार, है ना, और सुनने में भी अगर कई बार देखा जाए तो हमने पढ़ा भी होता है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से अहिल्या शब्द पूर्णतया गलत होता है, बल्कि शुद्ध शब्द जो होता है वो अहल्या लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? अहल्या, ठीक है। यहीं पर द्वारिका शब्द दिया हुआ होता है, द्वारिका, ठीक है, और ये भी पूर्णतया गलत ही माना जाता है, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द बल्कि द्वारका होता है, ठीक है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैम क्या यही सही है? जी हाँ, व्याकरण की दृष्टि से कई बार आप हिरण्यकश्यप पढ़ते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो होता है वो हिरण्यकशिपु होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ तक का पॉइंट आप सभी को क्लियर होगा, यानी कि हमें शब्दगत अशुद्धि भी पढ़नी है। ज्योत्सना शब्द पूछा जाता है आपसे, कैसे लिखा जाएगा, है ना। ज्योत्सना शब्द जिसमें त भी आधा होता है और स भी आधा होता है। आशीर्वाद में रेफ की मात्रा किसके ऊपर लगती है? ठीक है, तो हमेशा वाक के ऊपर लगती है, क्योंकि रेफ की मात्रा हमेशा अपने पहले वाले अक्षर पर ध्वनि देती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, इन सभी के उत्तर आपको मिलने वाले हैं जब आप वीडियो देखेंगे, यानी कि जब हम सिलेबस की तरफ कंटिन्यू करेंगे। बस आपसे चाहिए सिर्फ और सिर्फ इतना कि जितनी देर आप पढ़ रहे हैं क्लास में एकाग्रता होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेट बना रहना चाहिए 100% वाला, जिससे कि हम 0 से 100% तक की तैयारी कर सकें। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हों जो अब तक 41,520, 49,568 इन भर्तियों में भी अपना फॉर्म भर चुके हों या परीक्षा दे चुके हों किसी कारणवश, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस बार 3 वर्ष का और एज रिलैक्सेशन मिला है, जिससे कि आप सब इस वैकेंसी को भी देख पा रहे होंगे। बहुत अच्छा मौका है कह सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये भी कहेंगे कि अंतिम मौका है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं, है ना। इसका मतलब आप अपना पूरी जी जान झोंक दीजिए इस परीक्षा के लिए, ठीक है जी। वरना जिंदगी तो आप सभी देख ही रहे हैं कितनी संघर्ष से भरी हुई है, ठीक है। लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, विशेषण, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, जिसको आप अंग्रेजी में प्रीफिक्स और सफिक्स कह देते हैं। उपसर्ग हमेशा शब्द के पूर्व में जोड़े जाते हैं, जबकि प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। संधि, वो टॉपिक जिससे शायद आप सब नाम सुनकर ही डरते हैं, लेकिन हम जब संधि की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि संधि पढ़ेंगे, तो मैम कंप्लीट चार्ट बनाकर आपको संधि पढ़ा देंगे, है ना, जिससे कि आप कभी भी भूल नहीं सकते कि आखिर संधि होती क्या है। समास, कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं बताइए जरा कमेंट में, पता हो तो किसी को भी। विराम चिन्हों की संख्या, है ना, विराम चिन्ह होते कितने हैं? आखिर उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं? उद्धरण चिन्ह के प्रकार कितने होते हैं? वही उद्धरण चिन्ह जिसको आप अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी होता है और डबल इन्वर्टेड कॉमा भी होता है, ठीक है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ। अच्छा, मुहावरे का नाम आया है तो एक प्रश्न पूछ ही लेती हूँ आपसे। कई बार आपने एक शब्द सुना होगा, यानी कि एक मुहावरा का उदाहरण सुना होगा, मक्खी मारना। बेहतर तरीके से आप सभी को पता होगा मैम, खाली बैठना होता है इसका तो आंसर, है ना। मक्खी चूस होना यानी कि कंजूस होता है। लेकिन एक प्रश्न मैम आपसे पूछ रही हैं जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि मक्खी पर मक्खी मारना, ठीक है। मक्खी पर देखते हैं कौन मेधावी छात्र इस प्रश्न का उत्तर दे पाता है, ठीक है। मक्खी पर मक्खी मारना, भाई मक्खी मारना तो जाता है खाली बैठना, मक्खी चूस होना यानी कि कंजूस होना, लेकिन इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? और जो भाई बताएगा समझ जाऊंगी मैं कि वो बच्चा वाकई, है ना, धुरंधर है, ठीक है। कोशिश करिएगा इस प्रश्न का उत्तर देने की। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, ठीक है। कहने का मतलब ये प्रश्न मैंने आपको सिर्फ इसलिए बोला है ताकि कहते हैं ना कि एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसमें कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आज वैसे ही ये प्रश्न आपका एंट्रेंस टेस्ट है। पता चलेगा कि आखिर आपकी तर्क शक्ति कहाँ तक पहुँच रही है ना, या फिर अब तक जो आप पढ़ के आए हैं उसमें कितनी तैयारी है आपकी, ठीक है। तो आंसर ज़रूर दीजिएगा सभी बच्चे।
अपठित गद्यांश भी आता है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, होते उस पैराग्राफ से ही है, उस गद्यांश से ही है, बस आपको सही उत्तर बताना होता है। प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनके प्रसिद्ध रचनाएं। हिंदी भाषा में पुरस्कार, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, ज्ञानपीठ की शुरुआत कब हुई, और व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई, व्यास सम्मान किसे दिया गया, है ना, सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई। इस तरह से ये सारे के सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक स्लाइड में मैम ने आपको कंप्लीट सिलेबस बताने की कोशिश की है। अब हम बढ़ते हैं आगे, है ना। एक क्वेश्चन पेपर लेकर आई है मैम आप सबके लिए, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि मैम ने ये जो टॉपिक बताए हैं, यानी कि अब तक हमने मैम जो ये टॉपिक देखे यहाँ पर, है ना, वो क्या वाकई इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे भी जाते हैं या नहीं। तो आइए ज़रा करते हैं चर्चा कि आखिर प्रश्न जो है, लिंग का टॉपिक बताया था, देखिए सामान्य सा प्रश्न भी दिया गया है। यहाँ पर एक सिंगल क्वेश्चन भी मैम अपने मन से लेकर नहीं आई है, ना ही टाइपिस्ट ने अपने आप बैठकर टाइप किए हैं, बल्कि ये सारे के सारे प्रश्न आपके विगत वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है जी, आइए देखते हैं। बाल का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? वालिका, वाली, बाला यानी कि बालिका। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है ना। कुछ प्रश्न तो यकीनन यहाँ पर ही नहीं बल्कि एग्जाम में भी आपको कुछ प्रश्न तो बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे कि हलवा, अरे मैम ये तो क्लास फर्स्ट का भी बच्चा कर लेगा, है ना। लेकिन असली खेल तो होता है उन क्लिष्ट 10 प्रश्नों का, जिनको पार करके आप बाजी मार सकते हैं या फिर जिनसे आप पीछे रह सकते हैं। ठीक है, 50% वाली तैयारी सबकी होती है क्योंकि एक बेसिक लेवल का एग्जाम माना जाता है। ठीक है, लेकिन अब रैंक तक पहुंचने तक की, सिलेक्शन तक की भीड़ से निकल कर पहुंचने की जो तैयारी होती है वो सिर्फ और सिर्फ 50% बच्चों के बीच में ही होती है। ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है पर्णकुटी शब्द में समास। सबसे पहले तो समास के भेद कितने होते हैं? कुल 6 भेद होते हैं, है ना। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। इन सभी में क्या क्या होता है व्याख्या करेंगे हम जब हम इस टॉपिक को पढ़ने की शुरुआत करेंगे। समास पत्तों की कुटी, और जिसमें भी यानी कि का की के आ रहा है और जिसमें भी कारक चिन्ह आते हैं वो तत्पुरुष समास के ही उदाहरण होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं होगी। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। करुणालय के रचयिता कौन है? करुणालय जो रचना है उसके रचयिता कौन है? करुणालय के रचयिता कौन हो जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, क्योंकि कवि और लेखक से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जयशंकर प्रसाद की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, है ना। एक लाइन की बात करें अगर तो यहाँ पर आंसू की लहर और झरने का महाप्रेम, है ना। ये इस कंप्लीट एक लाइन से आपको जयशंकर प्रसाद की कई सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। कैसे? यानी कि आंसू भी इन्हीं की रचना है ना। सामान्य रूप से अगर आप देखें तो आंसू भी एक इन्हीं की रचना है ना। लहर भी इन्हीं की रचना है ना। झरना भी इन्हीं की रचना है। कामायनी, है ना, कामायनी भी इन्हीं की एक रचना है, यानी कि का से कामायनी हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद महाराणा प्रताप, ये भी इन्हीं की रचना हो जाती है। महाराणा प्रताप, यहाँ पर कुछ मैम पढ़ा नहीं रही हैं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको अवगत करा रही हैं आपके पाठ्यक्रम से कि किस तरह के प्रश्न आपके पाठ्यक्रम से पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक लाइन में आप कितनी सारी रचनाओं को याद कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, यानी कि पढ़ाने का तरीका मैम का समझ में आ जाएगा आपको। महाराणा प्रताप और प्रेम पथिक, ये भी जयशंकर प्रसाद की ही रचना हो जाती है। प्रेम पथिक, ठीक है जी, क्लियर? कोई समस्या, परेशानी? तो देखा आपने, सिर्फ एक लाइन से हमारे बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। आगे आते हैं। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो यहाँ पर लता का लताएं हो जाता है, बहन का बहनें हो जाता है, गाय का गायें हो जाता है। लेकिन ऑप्शन बी जो है वही यहाँ पर 100% सही आंसर है। कैसे? ना सिर्फ दर्शन बल्कि ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो हमेशा सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे दर्शन के साथ साथ बात की जाए तो आंसू, है ना, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, कहते हैं ना अपने हस्ताक्षर कर दो, अपना हस्ताक्षर का भी नहीं कहते क्योंकि हस्ताक्षर शब्द जो है वो प्रयोग ही सदैव बहुवचन में होता है। ठीक है, अपने हस्ताक्षर, तो दर्शन, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, केश, हाँ हेयर्स, है ना, रोमकूप, रोमकूप। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। साथ ही साथ दर्शन भी सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। आगे आते हैं। जीभ का पर्यायवाची, जीव ध्वनि,
रसना, बस मिल गया। कहते हैं जब आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो आपकी इन गलत ऑप्शन पे नज़र ही नहीं पड़ेगी। आपकी नज़र कहते हैं ना कि सीधा निगाहें मछली पर थी, ठीक है, तो बस नज़रें आपकी भी बिल्कुल सही ऑप्शन पर ही पड़ेगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। बस ज़रूरत है तो एक अच्छी तरह से पाठ्यक्रम को पढ़ने की और 50 बार उसके रिवीजन की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले पॉइंट पर, जिसका कोई आकार ना हो। सिंपल सी बात है, ये तो निराकार हो जाएगा, है ना, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द से भी पूछा गया है प्रश्न, यहाँ पर हमें ये क्लियर हुआ। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली, है ना, कव्वाली तो गाई जाती है यानी कि स्त्रीलिंग हो जाता है। पहाड़ शब्द में कौन सा लिंग है? नदी शब्द में कौन सा लिंग है? इस तरह से शब्द आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। साथ ही विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, है ना, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, ठीक है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। तो इस तरह से कई बार शब्द तो लिखा होगा लेकिन मात्रागत अशुद्धि होती है, वो भी आपको पहचान कर सही आंसर लिखना होगा। विद्वान का क्या हो जाता है भैया? ये चलो आपके लिए एक और होमवर्क का क्वेश्चन मैम ने दे दिया है ना, कमेंट में बताइएगा। जबकि लेखक का क्या हो जाता है? लेखिका हो जाता है। क्या हो जाता है? लेखिका। कवि का कवित्री हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्तनी शुद्ध में पूछा जाने वाला शब्द है ये कवित्री। कई बार ऐसे लिखा होता है ना, कवित्री, जो कि पूर्णतया गलत है। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि का और वा में कोई भी मात्रा नहीं आती है जब हम इस शब्द को लिखते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? का और वा में कोई भी मात्रा नहीं आती, यानी कि शुद्ध जो है वो हम इस तरह से लिखेंगे। क्लियर? तो लिंग से भी प्रश्न पूछा गया है। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा के लिए, ठीक है। कौन से वर्ष में मिला था बताइए, पता हो तो। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, है ना, इसका रसभेद बताना है, यानी कि वीरता की बात हो रही है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो यहाँ पर वीर रस की प्रधानता हमें समझ में आ रही है, ना ही भक्ति रस है ना ही श्रृंगार रस है। अम्बुज और अम्बुद, यानी कि यहाँ पर समश्रुत भिन्नार्थक से प्रश्न पूछा गया है। कहते हैं कई बार आपने सुना होगा कि मैम हमने तो ट्रिक पढ़ी है बचपन में कि जिनके भी लास्ट में ज होता है वो सभी कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं। आइए ज़रा एक बार समझते हैं कि आखिर आपकी ट्रिक कितना काम करती है। मुझे तो लगता है ट्रिक को कभी अपनाना ही नहीं चाहिए, कुछ चीज़ों को छोड़ के, है ना। यानी कि कमल शब्द के आप कह रहे हैं कि मैम बहुत सारे ऐसे पर्यायवाची होते हैं। आइए ज़रा देखते हैं। आप कह रहे हैं कि मैम जिनके अंत में ज होता है ना वो सभी कमल के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। यानी कि जैसे जलज हो गया, है ना, पंकज हो गया, नीरज हो गया, वारिज हो गया, सरोज, है ना, ठीक। ये तो भाई क्लियर है, समझ में भी आ रहा है, आपकी ट्रिक भी काम कर गई कि इन सभी के अंत में ज है तो ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। लेकिन क्या सब में ऐसा है? कई बार मैंने आपको बताया भी है कि 100% कोई भी ट्रिक किसी भी विषय की हमेशा हमेशा काम नहीं करती है। इसलिए ट्रिक पर फोकस कम करके कोशिश करिए अपने बेस को पकड़ने की, ठीक है। तो आइए आपकी ट्रिक कैसे धोखा देती है। यानी कि अगर हम बात करें उत्पल, अरविंद, राजीव, शतदल, है ना, ये भी तो कमल के ही पर्यायवाची हैं। तो क्या इनके अंत में ज आ रहा है? क्या इनके अंत में ज दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। तो इसका मतलब हमारी ट्रिक तो हो गई फेल। तो ट्रिक पढ़नी है लेकिन जहाँ पर 100% एप्लीकेबल हो वहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया पर्यायवाची जिनके अंत में ज आता है वो कमल का और जिसमें द दिख रहा है यानी कि बादल का। क्लियर है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। वह खा रहा था, मैं खा रहा था में कौन सा काल है? खा रहा था, बताओ बताओ। खा चुका था तो लिखा नहीं है तो फिर पूर्ण भूतकाल हो जाता, लेकिन अब खा रहा था, पता नहीं अभी भी खा रहा है या अब खा चुका है ना, तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। काल के कितने भेद हो जाते हैं? 3, भूत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन वर्तमान के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हो जाते हैं? ये भी आपसे पूछा जाएगा। अब सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़कर काम नहीं चलेगा, 100% तैयारी करनी है तो एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, यानी कि गंगा के तट पर। और अभी अभी आपको बताया था कि जब भी कहीं पर कारक चिन्ह आते हैं, का की के आता है, तो उसमें हमेशा तत्पुरुष समास ही होता है, जबकि समास के कुल भेदों की संख्या होती है 6। जाति शब्द का बहुवचन, जाति शब्द का बहुवचन क्या हो जाता है? जातियां, है ना, क्या हो जाता है? जातियां हो जाता है। ऑप्शन सी सही है। शाश्वत का विलोम क्या हो जाता है?
शाश्वत, शाश्वत का क्या हो जाता है, नश्वर हो जाता है। तो ये तो यहाँ पर सामान्य सा उदाहरण है, बल्कि आपसे विलोम शब्द में अब नहीं पूछा जाएगा कि बताओ बेटा, है ना, काला का विलोम क्या है, सुबह का विलोम क्या है, पाप का पुण्य है, भाई का बहन है, दिन का रात है ना, क्योंकि अब आप एकेडमिक नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव परीक्षा दे रहे हैं, और ऐसी वैसी नहीं बल्कि लाखों बच्चों की भीड़ वाली परीक्षा दे रहे हैं, तो इसलिए तैयारी बहुत अच्छे लेवल की करके जानी है। ऋजु शब्द का विलोम बताइए, है ना, आप बताइए। यथार्थ शब्द का विलोम बताइए भाई। तो ऋजु कह सकते हैं सीधी रेखा को, ऋजु हम किसको कहते हैं, सीधी रेखा को, और इसका विलोम हो जाता है वक्र, है ना, जिसको आप कर्व भी कह सकते हो, है ना। यथार्थ जिसको हम वास्तविकता कहते हैं, और जिसका विलोम हो जाता है कल्पित, यानी कि कल्पना करना, यानी कि जिसको आप कहते हो इमेजिनरी, ठीक है, जिसको आप इमेजिनरी कहते हो। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो एक एक पॉइंट आपको ये क्लियर होगा कि भाई अब काम नहीं चलना कि बस हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया और हो गया, अच्छे लेवल की तैयारी होनी चाहिए। इंदिरा और इंदिरा, ठीक है, शब्द युग्म का सही विकल्प, इंदिरा हो जाता है लक्ष्मी और इंदिरा हो जाता है इंद्राणी। यहाँ पर तो ऑप्शन ही बड़े अजीब दिए हैं, तो आप आंसर सही कर लेंगे, लेकिन कई बार इन्हीं ऑप्शन को पलट दिया जाता है, ठीक है। तो आपको 100% पता होना चाहिए कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा 5 हो जाते हैं। ये आपको तब क्लियर होगा जब आप वर्णमाला के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। 5 कौन कौन से हो जाते हैं, जिनमें, ठीक है, यानी कि KTM 2, KTM 2 मतलब जिसमें आपका कंठ हो जाता है ना, तालव्य हो जाता है, तालव्य, मूर्धा जिसको आप मूर्धन्य भी कह सकते हैं, है ना, दंत हो जाता है, और ओष्ठ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओष्ठ, ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात। तो 5 उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, बताइए। तो उनका एक पुत्र है, यही वाक्य बिल्कुल सही होगा, नो कंफ्यूजन। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणों को अलंकार कहते हैं, यानी कि धर्म शब्द का जो मतलब है ये है गुण, ठीक है, क्लियर। मतैक्य में संधि कौन सी है, मत धन ऐक्य, यहां से मिलेगा छोटा अ, है ना, ठीक है, और यहां से मिलेगा ए, जब आप विच्छेद करोगे मत धन ऐक्य, तो क्या हो जाएगा, अ और ए मिलकर ए बनाएंगे, और ए किसमें होता है, बताइए भाई, बताइए किसी को, संधि के कुल भेद कितने होते हैं, अच्छा ये बताइए। बिल्कुल, वृद्धि संधि, जो जिन बच्चों का उत्तर है या जो सोच रहे हो क्या वृद्धि आंसर करना चाहिए या नहीं, बिल्कुल सही आंसर है। कैसे वृद्धि आया, विच्छेद कैसे करेंगे, ये सब कुछ मैम आपको पढ़ाने वाली है। यहाँ पर हम कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये अवगत कराने की कोशिश आपको की जा रही है कि आखिर इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, अच्छे खासे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब तो वर्तमान यानी कि अब जो आगामी परीक्षा है उसकी तो बात ही मत करिए बेटा, जब भी आपकी ये फॉर्म डेट क्लोज होगी ना, तो एक अच्छे लेवल में फॉर्म की संख्या आपको दिखेगी, है ना। डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपकी तैयारी 100% है तो आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, सिर्फ तैयारी नहीं बल्कि तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत दमदार लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। अल्प विराम का चिन्ह क्या है, तो ये तो भाई हो जाता है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये अलग है, यानी कि यही एक ऐसा चिन्ह है जो हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग होता है, यानी कि हिंदी का पूर्ण विराम हम ऐसे लगाते हैं और अंग्रेजी का ऐसे लगाते हैं, ठीक है। और ये हो जाता है हमारा जिसको हम अर्ध विराम कहते हैं, और अल्प विराम हो जाता है जिसको आप कॉमा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, किससे, ये तो प्रश्नवाचक शब्द है। इधर, कल और आज, यानी कि बस यही ऑप्शन ए है, ठीक है, ये अव्यय नहीं है। अव्यय क्या कैसे होते हैं, अविकारी होते हैं। अविकारी क्या होते हैं, जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता, है ना। आज एक लड़की आई है, आज एक लड़का आया है, यानी कि लड़की और लड़की में, लड़का में आज शब्द तो कॉमन है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। आज कई फूल खिले हैं, आज एक फूल खिला है, तो वचन कई सारे हो या एक वचन हो, ठीक है, बहुवचन हो या एक वचन, आज शब्द तो अपनी जगह बिल्कुल सामान्य है, तो बस अव्यय अविकारी होते हैं। जबकि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये विकारी होते हैं, यानी कि जिसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। हो सकता है कि मेरी कुछ बातें अभी तक आपको
ऐसा लग रहा हो ओवर द फ्लो, है ना, कि मैम कुछ समझ नहीं आ रहा। यकीन मानिए यहाँ पर कोई टॉपिक आपको मैम ने नहीं पढ़ाया है, सिर्फ और सिर्फ आपको अवगत कराने की कोशिश की है कि आखिर प्रश्न पूछा कैसे जाएगा। जब हम सिलेबस को शुरू करेंगे, यानी कि अपने पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे, तो एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। त्यों, खीर, ये तो तद्भव है जिसको हम क्षीर कह देते हैं। खप्पर का खरपर हो जाता है, खप्पर शब्द भी तद्भव है जिसका खरपर हो जाता है ना। और खीर इसका तत्सम हो जाता है क्षीर। इसी तरह से दिया हुआ होता है खेत, है ना, जिसको हम कह देते हैं क्षेत्र, क्योंकि ख हमेशा छ में बदलता है, ठीक है। त्यों, ये तो थोड़ा अजीब शब्द है भाई, है ना। मधुक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पर, क्लियर है। अगला आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है? हो रहा है पुस्तक पढ़ रहा है, देर से रो रहा है, अम्मा खाना बना रही है, चाय पी रहा है। तो याद रखिएगा, रोना, चलना, दौड़ना, नाचना, गाना, हंसना, बैठना, ये सारी की सारी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण का विलोम नहीं है? नहीं, यहाँ पे आकर्षण होगा, है ना। कौन सा आकर्षण का विलोम नहीं है? ठीक है, आकर्षण का तो विकर्षण भी हो सकता है ना, अनाकर्षण भी हो सकता है और अपकर्षण भी हो सकता है, लेकिन विपकर्षण कुछ नहीं होता, है ना। विपकर्षण पूर्णतया गलत शब्द है, यानी कि विपकर्षण जो है वो हमारा पूछा। याद रखिएगा, यहाँ पर नहीं शब्द जो है ये बड़ी जल्दी धोखा देता है ना। आप आकर्षण का तुरंत अनाकर्षण लगा देंगे, विकर्षण लगा देंगे, लेकिन पूछा है कौन सा नहीं होगा। तो याद रखिएगा, नहीं शब्द को ध्यान से पढ़ के ही उत्तर देना है। कवीश्वर का संधि विच्छेद, कवि धन ईश्वर, पहला ही आंसर मिल गया, तो काहे वाक्य में टाइम वेस्ट करना है भैया। समय बहुत कीमती है, रीजनिंग में भी अच्छा खासा समय लगता है। हिंदी और सामान्य ज्ञान में आप अपना पूरा का पूरा समय बचाकर मैथ्स और रीजनिंग में लगा सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा, समय भी तभी बचेगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, ठीक है। याद रखिए, आता सभी को है। अगर सबको 5-5 घंटे दे दिए जाए ना एग्जाम के, तो मुझे लगता है कि कोई फेल ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन खेल तो सारा समय का ही है, चाहो तो वसूल लो, है ना, चाहो तो जाने दो, ठीक है। तो उससे समय का भी ध्यान रखना है, आपको समय बचा कर चलना है। ये नहीं कि बस ये हो गया तब भी बाकी के आंसर ऑप्शंस पढ़े जा रहे हैं। भैया वहाँ पे पीएचडी नहीं करनी, सिर्फ हमें अपना सही उत्तर देना है। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? ये तो हमें बचपन से पता है भैया कि था, थी, थे, ये तो सब भूतकाल की बात है। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अचानक बिजली कौंध उठी, है ना। तो भैया रहा हूँ, रही है, रहे हैं, ये सभी क्या हो जाता है? वर्तमान काल के उदाहरण हो जाते हैं। जूते चाटना, यानी कि जिसको हम कहते हैं खुशामद करना। याद रखिएगा, मैम बिल्कुल भी भूली नहीं है, यानी कि पहले आपको एक प्रश्न पूछा है, मक्खी पर मक्खी मारना। इस मुहावरे का आंसर आप सभी से कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे, ठीक है। नेक्स्ट, तरंग और तुरंग। कई बार क्या होता है ना कि यहाँ पर तरंग का मतलब लहर है और तुरंग मतलब घोड़ा। ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल, यहाँ पर घोड़ा और लहर अलग अलग दिया गया है। ये मत करना कि मैम लिखा तो सेम ही है, बस इधर उधर कर दिया गया है, तो ये इधर उधर भी गलत ही माना जाएगा। बात समझ में आ रही है कि लिखा तो बिल्कुल सही है, लेकिन शब्द इधर उधर है। ये जल्दबाजी में आंसर ये मत कर दीजिएगा, है ना। तो याद रखिएगा, जिस तरफ ये लिखा है उसी तरफ का सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, आप डूबे तो जग डूबा, यानी कि अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना। मैंने कहा ना, जब आप प्रैक्टिस अच्छे खासे लेवल की कर लेंगे ना, तो फिर आप गलत ऑप्शन पर आपकी नजर ही नहीं जाएगी, ठीक है। मानव शब्द का विशेषण, मानव शब्द से बनने वाला विशेषण मानवीय हो जाता है, जबकि मानवता भाववाचक संज्ञा होगी, बल्कि विशेषण नहीं। विशेषण के कुल भेदों की संख्या कितनी होती है, बताएगा कोई मुझे? विशेषण के कुल भेद हो जाते हैं 4, है ना, जिसमें कि गुणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है। परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक में भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। संख्यावाचक में भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। क्लियर? एक ही पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं, पिता कहानी के लेखक। पिता कहानी, पिता क्या देते हैं भैया? ज्ञान देते हैं। तो पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन हो जाते हैं। नो सोचना। निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है? कर्तन हो जाता है काटना का तत्सम, है ना। कई बार तत्सम तद्भव और भी पूछे जाते हैं, जैसे कि गोधूम किसका, गोधूम शब्द का तद्भव बताइए, है ना। गोमय शब्द का तद्भव बताइए, ठीक है।
पर्यंक शब्द का तद्भव बताइए, बताइए भाई, पता है कुछ? तो गोधूम यानी कि जिसका तद्भव हो जाता है गेहूं, क्या हो जाता है? गेहूं। गोमय जिसका तद्भव हो जाता है गोबर, ठीक है। पर्यंक जिसका तद्भव हो जाता है पलंग, ठीक है। क्लियर, समझ में आई बात? तो तद्भव और तत्सम से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। ना सिर्फ तत्सम तद्भव बल्कि देशज और विदेशज शब्द भी पूछे जाते हैं आपसे। जैसे कि देशज शब्द कौन कौन से होते हैं जिनकी उत्पत्ति का ही पता ना चले कि वो आए कहाँ से हैं, जैसे कि लोटा, पगड़ी, जूता, खिड़की, है ना, खिचड़ी, ये सभी शब्द क्या हो जाते हैं आपके देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट आपको दिया गया है गद्यांश, जो कि जिससे संबंधित 5 प्रश्न होंगे और ये 5 प्रश्न पूरी तरह से गद्यांश से ही संबंधित होते हैं, है ना? समझ में आ रही बात? पूरी तरह से गद्यांश से ही संबंधित है, एक भी प्रश्न बाहर का नहीं है। बस फोकस आपका इतना होना चाहिए कि अगर आप 100% अच्छी तरीके से गद्यांश को पढ़ते हैं तो एक एक प्रश्न आप बहुत अच्छी तरह से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आज के वीडियो में आपको पाठ्यक्रम से संबंधित हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इसकी भी समस्या खत्म हो गई होगी। तो बस अपनी कॉन्टिन्यूटी से, अपनी निरंतरता से बने रहना है मैम के साथ, यानी कि अपनी सोनाली मैम के साथ। और अब हम तैयारी हिंदी की करेंगे, एक स्कोर बूस्टिंग विषय की करेंगे, जिसमें कि हम ना सिर्फ परीक्षा पास करेंगे बल्कि बहुत अच्छे नंबर से पास करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, इस पूरी की पूरी यात्रा में आपका साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपने घर वालों का, और कमेंट में जो प्रश्न में आपने पूछा है उसका आंसर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।